न केवल शाही राजधानी के छात्र बल्कि बचे हुए पेशेवर संघ के सदस्य भी दहाड़ते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। वे दर्जनों छोटी आकृतियां ऐसी अकेली नावों की तरह थीं जो विशाल लहरों में समा जाने वाली थीं। ठीक तभी दूर स्थित खंडहरों से एक तीखी और प्राचीन मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई दी। तेज बारिश और लड़ाई के शोर के बीच से वह आवाज निकली और सबके कानों में साफ गूंज उठी। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फीली सी भनभनाहट। एक भीषण ठंड मौत की सफेद लहर की तरह अचानक उन खंडहरों के केंद्र से बाहर की ओर फैल गई। पल भर में भारी बारिश जम गई और हवा बर्फ में तब्दील हो गई। वह विशालकाय काली धारा अपने प्रवाह के रास्ते में ही अचानक रुक गई। असंख्य विशालकाय जानवर अपनी दौड़ने और झपटने की मुद्रा को बनाए रखे हुए थे, जो बर्फ की एक मोटी क्रिस्टलस्पष्ट परत से पूरी तरह से ढके हुए थे और सजीव बर्फ की मूर्तियों में बदल गए थे। पलक झपकते ही पूरा युद्ध क्षेत्र बर्फ की एक भयानक दुनिया में बदल गया। नरेश सिन्हा और अन्य लोग अचानक रुक गए। उनके चेहरों पर अवर्णनीय सदमा था और वे सभी उस दिशा की ओर देखने लगे जहां से आवाज आई थी, केवल ढह चुके खंडहरों के ऊपर से देखने के लिए। तारों और चंद्रमाओं से सजे जादुई वस्त्र पहने एक आकृति चुपचाप खड़ी थी। उसके हाथ में मौजूद छड़ी से अभी भी बर्फीली नीली चमक निकल रही थी। बारिश का पानी उसके सख्त गालों से नीचे बह रहा था। उसकी निगाहें 10,000 साल की बर्फ की तरह ठंडी थीं। यह विहान है। यह सचमुच विहान है। वह अभी मरा नहीं है। नरेश सिन्हा और अन्य लोगों ने खंडहरों से फिर से खड़े हुए उस व्यक्ति को देखा। उनकी निराशा पल भर में प्रचंड खुशी में बदल गई। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई भी इस तरह के विश्वविनाशकारी प्रभाव से बच सकता है। अथर्व को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। अगाध दानव कैटफिश की सांस बहुत अचानक आती थी और उसकी पहुंच का दायरा अविश्वसनीय रूप से विस्तृत था। उस क्षण विहान पर जादुई अवरोध डालने के अलावा उसके पास बचाव के लिए कोई अन्य चाल चलने का समय नहीं था। फिर भी लगभग 300,000 शील्ड पॉइंट्स उस गहरे बैंगनी प्रकाश की किरण के सामने कागज के पतले टुकड़े की तरह नाजुक थे और पल भर में वाष्पीकृत हो गए। वह देख रहा था कि विनाशकारी ऊर्जा विहान के शरीर को पूरी तरह से निगलने वाली थी। ठीक उसी नाजुक क्षण में एक भारी भरकम आकृति, जिसके हाथ में एक लंबी तलवार थी, अचानक विहान के सामने खड़ी हो गई। वह मोटा जनरल था। उसने अपने कमजोर शरीर का इस्तेमाल विहान के लिए सबसे घातक प्रभाव की लहर को रोकने के लिए किया। जब तक अथर्व धुएं और धूल से भरे आकाश से बाहर निकला, तब तक उसने केवल मोटे जनरल के क्षतविक्षत ऊपरी शरीर को ही देखा। वह एक टूटी हुई दीवार के सहारे टिका हुआ था। उसकी सांसें थमने वाली थीं। विहान को नियंत्रित करते हुए अथर्व धीरे धीरे उसके पास गया और धीरे से नीचे बैठ गया। उनका मिजाज कुछ जटिल था। तुमने मुझे क्यों बचाया? मोटे जनरल ने एक शरारती मुस्कान बिखेरी, जिसमें एक झलक सी बेबाकी थी, और अचानक उसने मुंह भरकर खून उगल दिया, जिसमें आंतरिक अंगों के टुकड़े भी मिले हुए थे। खांसी? क्योंकि तुम हम बूढ़े लोगों से कहीं ज्यादा उपयोगी हो। साइमन सिटी को तुम्हारी जरूरत है। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन असाधारण रूप से दृढ़ थी। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। कृपया हीरो, साइमन सिटी को बचाओ। जब भयंकर तूफान शांत हो जाएगा, साइमन सिटी के लोग आपके लिए एक स्मारक बनाएंगे। उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कांपते हुए हाथ से विहान की आस्तीन पकड़ने की कोशिश की। कृपया कृपया बचा लें।
अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसका हाथ बेजान होकर गिर पड़ा और उसकी आंखों की चमक पूरी तरह से गायब हो गई। अब कोई आवाज नहीं आ रही है। अथर्व चुपचाप खून और धूल से सने चेहरे को देखता रहा, शांति से खड़ा हुआ और फिर उसकी ओर नहीं देखा। उसने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं। धत तेरी की, बस एक गैरपात्र एनपीसी। इसे इतना यथार्थवादी क्यों बनाया गया है? और उसने अपनी पहल पर मुझे बचाने के लिए कदम उठाया। दरअसल मुझे एक एनपीसी का एहसान चुकाना है। विहान ने और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी को एक बार फिर उठाया। उसने अपने दिल में उठ रही सभी अकथनीय भावनाओं को दुनिया को नष्ट करने वाले निषिद्ध मंत्रों में बदल दिया और शहर की दीवार में बने छेद से उन्मादपूर्वक अंदर आ रही जानवरों की सेना पर लगातार उनका प्रयोग करता रहा। उसके निषिद्ध जादू के हमले के तहत एक के बाद एक जानवरों की लहरें बर्फ की मूर्तियों और कोयले में परिवर्तित हो गईं। हालांकि ज्वार में मौजूद जीवों की संख्या बहुत अधिक थी। वे जानवर जो सौभाग्यवश कौशल अवरोध को तोड़कर आगे बढ़ गए, उन्होंने खूनी दहाड़े मारी और तुरंत शहर की दीवार के खंडहरों पर विहान पर निशाना साध लिया। भले ही वे कुछ ही लोग क्यों न हो जो पीछे छूट गए हों। उनकी संख्या अब भी दर्जनों से लेकर सैकड़ों तक थी। रक्षा करो विहान। यह देखकर नरेश सिन्हा तुरंत दहाड़ उठा। वह 20 से भी कम लोगों की शेष टीम का नेतृत्व करते हुए तेजी से विहान के पास पहुंचा, एक ठोस बाधा की तरह उसके सामने खड़ा होकर उसे रोक दिया। केवल वे ही नहीं, बचे हुए गिल्ड पेशेवर भी अनायास ही तेजी से एकत्रित हो गए, जो परोक्ष रूप से मूल रूप से विहान की रक्षा कर रहे थे। जल्द ही खंडहरों की ओर दौड़े जानवर नरेश सिन्हा और अन्य लोगों के साथ भयंकर रूप से भिड़ गए। लंबे समय तक सामन सिटी में प्रवेश करने में असमर्थ रहे राक्षसों की अंधीन सेना ने आकाश में मौजूद रसातल दानव कैटफिश को स्पष्ट रूप से क्रोधित कर दिया। इसकी असंख्य आंखें, जो इसकी तंतुओं के नीचे छिपी हुई थीं, एक भयावह प्रकाश उत्सर्जित कर रही थीं, जो नीचे खंडहरों में लगातार निषिद्ध मंत्रों का जाप कर रही आकृति पर टकटकी लगाए हुए थीं। गर्जन, एक और धरती को हिला देने वाली गर्जना। क्रैकन का अथाह मुंह फिर से खुल गया और विनाशकारी गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा तेजी से एकत्रित होने लगी। इस बार यह उस परेशान करने वाली चींटी को उसके आसपास की हर चीज के साथ इस दुनिया से पूरी तरह मिटा देना चाहता था। नरेश सिन्हा और अन्य लोगों ने भी आकाश में हलचल देखी और उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। अरे नहीं, बॉस एक और बड़ा धमाका करने वाला है। जल्दी करो, तुरंत तितर-बितर हो जाओ। हालांकि ऊर्जा की किरण अत्यंत तेजी से एकत्रित हुई, जिससे उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। ठीक उसी समय सब कुछ नष्ट करने की क्षमता रखने वाली प्रकाश की किरण फूटने ही वाली थी। शहर के भीतर एक चमकदार तलवार जैसी रोशनी रात के अंधेरे में उल्कापिंड की तरह अचानक आकाश में ऊपर की ओर उठी। तलवार की रोशनी चरम सीमा तक संघनित हो गई थी, जिसमें बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने का दृढ़ और तीक्ष्ण संकल्प था। और उसने अगाध दानव कैटफिश के विशाल सिर पर सबसे पहले और भयंकर प्रहार किया। क्लैंग! आकाश में धातु के टकराने की एक कान फाड़ देने वाली ध्वनि गूंज उठी। गहरे समुद्र की दानव मछली दर्द से कराह उठी, उसका विशाल सिर अचानक एक तरफ झुक गया। पहले से ही फूट चुकी गहरे बैंगनी रंग की प्रकाश किरण ने शहर की दीवार के खंडहरों के किनारे को भी छूते हुए दूर जमीन पर जोरदार प्रहार किया। बूम! धरती बुरी तरह कांप उठी और सबकी आंखों के सामने एक अथाह विशाल गड्ढा प्रकट हो गया। इस हमले के परिणामस्वरूप अनगिनत जानवर राख में तब्दील हो गए। नरेश सिन्हा और अन्य लोग जो बाल-बाल बच गए थे, अब भी सहमे हुए आकाश से उतरती हुई आकृति को देख रहे थे।
उस नवागंतुक के बाल और दाढ़ी सफेद थे। उसने एक साधारण भूरे रंग का चोला पहना हुआ था। उसका चेहरा पतला था, लेकिन उसकी आंखें बांस की तरह तेज थीं। उन्होंने एक प्राचीन लंबी तलवार को हवा में शांतिपूर्वक लटका रखा था, जो एक महान गुरु का आभास दे रही थी, जो एक गहरे तालाब की तरह गंभीर और एक ऊंचे पहाड़ की तरह राजसी थी। बूढ़े चेंग, आखिरकार तुम आ ही गए। नवागंतुक को देखते ही नरेश सिन्हा की आंखें अपार उत्साह से चमक उठीं। अथर्व ने भी समझदारी का भाव दिखाया। उसने सोचा कि यह व्यक्ति संभवतः साइमन सिटी का ओल्ड सिटी लॉर्ड सुमेर गुप्ता होगा। सुमेर गुप्ता की निगाहें नीचे फैले दुखद युद्ध क्षेत्र पर घूमी और अंत में विहान पर टिकीं। उनकी आंखों में स्वीकृति की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने सभी को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। साइमन सिटी को इतना समय दिलाने के लिए हे धर्मात्मा योद्धाओं, आपका धन्यवाद। उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से सभी के कानों तक पहुंची और उसमें शांतिदायक शक्ति थी। अब इस विशालकाय जीव को ऊपर हमारे भरोसे छोड़ दो। इसके साथ ही दर्जनों और आकृतियां उसके पीछे आकाश में उड़ गईं, जिनमें से प्रत्येक शक्तिशाली ची और उत्कृष्ट उपकरणों से लैस थी। वे बिना किसी झिझक के आकाश में मौजूद उस विशालकाय जीव की ओर उड़ पड़े। अथर्व ने दर्जनों आकृतियों को देखा। उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई और उसने पूछा, वे लोग कौन हैं? सुमेर गुप्ता के उत्तर देने से पहले ही पास में खड़े नरेश सिन्हा ने उत्तेजित होकर सबसे पहले बोलना शुरू कर दिया। वे साइमन सिटी के प्रमुख गिल्डों के नेता हैं। वे साइमन सिटी के शीर्ष पेशेवर हैं। सुमेर गुप्ता ने देर नहीं की। उन्होंने नीचे एकत्रित हो रहे जानवरों के झुंड पर एक नजर डाली और सख्ती से निर्देश दिया, शहर को बचाए रखो। इन उपद्रवियों को शहर के लोगों को नुकसान पहुंचाने मत दो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वह स्वयं प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और आकाश में उड़ गया। दर्जनों आकृतियों का पीछा करते हुए वह आकाश में उस विशालकाय प्राणी से मिला। इन दर्जनों शीर्ष विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास के बावजूद भी वे रसातल दानव कैटफिश के पर्वतनुमा शरीर के सामने अविश्वसनीय रूप से छोटे दिखाई दिए, मानो डॉन क्विक्सोट पवनचक्कियों को चुनौती दे रहा हो। जल्द ही दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध से उत्पन्न कान फाड़ देने वाली गर्जना आकाश में गूंज उठी। विभिन्न कौशलों का प्रकाश और गहरा बैंगनी रंग की ऊर्जा लगातार टकराती रही, जिससे पूरा आकाश बारी बारी से चमक और अंधेरे से जगमगा उठता रहा। नरेश सिन्हा आकाश में मंडरा रहे उस भव्य युद्ध दृश्य को देखते हुए मन ही मन कुछ बुदबुदा रहे थे। क्या ओल्ड सिटी लॉर्ड चेन और बाकी लोग इस बॉस का मुकाबला कर पाएंगे? विहान को नियंत्रित करते हुए अथर्व ने शांतिपूर्वक अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। ऐतिहासिक रूप से सुमेरगुप्त अंततः इस नरकस्तर के बॉस के साथ ही मारे गए थे। कौन जाने इस मामले में नतीजा क्या होगा। आकाश के ऊपर बिजली और गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा बेतहाशा टकराई। सुमेर गुप्ता और दर्जनों गिल्ड के महाशक्तिशाली लोग अगाध दानव कैटफिश के विशालकाय शरीर के सामने लौ की ओर आकर्षित पतंगों की तरह थे। जमीन पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बचे हुए एक दर्जन छात्रों के मन में एक ठंडी सिस्टम अधिसूचना एक साथ सुनाई दी। मिशन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। साइमन सिटी की रक्षात्मक रणनीति 10 मिनट के भीतर पूरी तरह से विफल हो जाएगी। नगर प्रमुख सुमेर गुप्ता ने नगर के सभी निवासियों को भूमिगत आश्रयों में स्थानांतरित कर दिया है। मिशन का उद्देश्य भूमिगत आश्रयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। शेष आश्रय स्थलों की वर्तमान संख्या 47/47। नरेश सिन्हा ने यह प्रॉम्प्ट देखा। लगभग उनका दम घुट गया और वे मौके पर ही गाली देने ही वाले थे। 47? क्या मजाक? हमारे पास सिर्फ 1 दर्जन लोग बचे हैं, हम उनकी रक्षा कैसे करेंगे?
उसने पास के खंडहरों पर मुक्का मारा। उसके चेहरे पर अनिच्छा और बेबसी के भाव थे। अथर्व ने विहान को नियंत्रित किया। उसके चेहरे पर शांति का भाव था। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे और बाकी सब भाग्य पर छोड़ देंगे। उन सभी आश्रय स्थलों की रक्षा करना असंभव है। अगर आप यहीं बने रहे तो बाहर होना सिर्फ समय की बात है। सभी के लिए बेहतर यही होगा कि वे एक ही आश्रय स्थल पर जाएं और अंतिम प्रयास करें। नरेश सिन्हा ने अचानक विहान की ओर देखा। आप कैसे हैं? अथर्व मुस्कुराया। बारिश से भीगे उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था। आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी अपनी योजनाएं हैं। नरेश सिन्हा चुप हो गए। उसने विहान को काफी देर तक देखा और फिर भारी मन से सिर हिलाया। वह आगे बढ़ा और विहान के कंधे पर मजबूती से थपथपाया। ध्यान से। अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। हमने पहले ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बोलने के बाद वह मुड़ा और अपने पीछे खड़े उतने ही भ्रमित छात्रों पर जोर से चिल्लाया। तुम सब किस बात को घूर रहे हो? मेरे पीछे आओ। अपने आदेश पर उसने बचे हुए 1 दर्जन लोगों का नेतृत्व किया और बिना पीछे मुड़े साइमन सिटी की ओर दौड़े ताकि वे अपना आखिरी मोर्चा संभाल सकें। अथर्व भी वहां नहीं रुका। विहान को नियंत्रित करते हुए वह मुड़ा और शहर की दूसरी गली में गायब हो गया। विहान की दमनकारी गोलीबारी के बिना शहर की दीवार में बने छेद के बाहर मौजूद विदेशी जानवरों की सेना के सामने कोई और बाधा नहीं थी। वे उत्तेजित होकर दहाड़ते हैं, मानो कोई काला सैलाब सीधे अंदर की ओर बह रहा हो। बचे हुए गिल्ड प्रोफेशन एनपीसी छात्रों के चले जाने से जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में एक ही दृढ़ संकल्प देखा और एक दूसरे की ओर नजरें मिलाईं। वे अपनी जगह पर डटे रहे और अपने हथियारों को कसकर पकड़े रहे। साइमन के लिए एक जोरदार दहाड़ के साथ वे लहरनुमा राक्षसी झुंड में घुस गए और अपना अंतिम हमला किया। उनकी नन्ही नन्ही आकृतियां पल भर में काले सागर में समा गईं। अथर्व ने विहान को नियंत्रित करते हुए एक खाली सड़क पर दौड़ लगाई। बारिश की बूंदें प्राचीन पत्थरों पर बह रही थीं, जिससे पानी की बूंदें उछल रही थीं। दोनों तरफ की दुकानों के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद थीं। पूरा शहर एक भूतिया शहर की तरह शांत था। कुछ ही देर में वह शहर के केंद्र में स्थित प्राचीन घंटाघर पर पहुंच गया। एवरलुक क्लॉक टावर कभी साइमन सिटी की एक प्रतिष्ठित इमारत हुआ करती थी। अथर्व ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने घड़ी टावर का भारी लकड़ी का दरवाजा लात मारकर खोला और घुमावदार सीढ़ियों पर कदम रख दिया। हर बार जब वह एक मंजिल ऊपर चढ़ता तो वह मुड़कर एक स्प्लिटिंग फायरबॉल फेंकता। बूम! भयंकर आग का गोला फटा और उसके पीछे की पत्थर की सीढ़ियां चकनाचूर हो गईं। इससे विदेशी जीवों के आगे बढ़ने की गति काफी धीमी हो सकती है। कुछ ही क्षणों बाद अथर्व घड़ी टावर के शिखर पर पहुंच गया। तेज बारिश के साथ तूफानी हवाएं उसकी ओर तेजी से बढ़ी, जिससे उसका तारा चंद्रमा जादुई वस्त्र जोर से फड़फड़ाने लगा। उसने ठंडी रेलिंग को पकड़ लिया और बाहर देखने लगा। साइमन सिटी का पूरा नजारा दिखाई दे रहा था। वह दृश्य किसी नरक के समान था, ठीक वैसे ही जैसे सिस्टम ने संकेत दिया था। शहर की पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दिशाओं की दीवारें पूरी तरह से ढह गई थीं। असंख्य विचित्र जीव एक काली लहर की तरह सभी दिशाओं से टूटी हुई शहर की दीवारों को फांदकर शहर में घुस आए। शहर की दीवारों पर छिटपुट प्रतिरोध अभी भी जारी था। नगर रक्षकों ने अपनी तलवारें और ब्लेड लहराते हुए अपने से कई गुना अधिक संख्या वाले दुश्मनों से लड़ते हुए अंतिम दहाड़ लगाई। उनकी आकृतियां देखते ही देखते राक्षसों के अंतहीन झुंड में समा गईं।
सिस्टम सूचना भूमिगत आश्रय स्थल संख्या 17 नष्ट हो गया है। सिस्टम सूचना भूमिगत आश्रय स्थल संख्या 32 नष्ट हो गया है। अथर्व के दिमाग में लगातार कोल्ड सिस्टम की सूचनाएं गूंज रही थीं। 5 मिनट से भी कम समय में 47 आश्रय स्थलों में से 2 पर कब्जा हो गया था। अथर्व मीनार के शिखर पर हवा और बारिश का सामना करते हुए खड़ा था और उसने धीरे से आह भरी। मुझे खेद है, मोटे जनरल। मैं तुम्हारे लिए इस शहर की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आखिरी क्षण तक तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार हूं। जल्द ही चारों दिशाओं से उमड़ता हुआ राक्षसों का झुंड शहर के केंद्र की ओर मंडरा उठा। अथर्व ने नीचे देखा। नीचे हिलते डुलते जानवरों के सिरों का एक घना अंधेरा समूह था। वह मुस्कुराया। पुड़ के नीचे उसकी आंखों में उत्साह की चमक झलक रही थी। इतने सारे अनुभव अंक। उसने अपनी छड़ी ऊंची उठाई और उसके होठों से प्राचीन गूढ़ मंत्रों का जाप होने लगा। निषिद्ध मंत्र, धधकती तलवारों का तूफान। जैसे ही शब्द गिरे, रहस्यमय द्वैत अभिव्यक्ति। एक और धीमी सी आवाज। निषिद्ध मंत्र, धधकती तलवारों का तूफान। गड़गड़ाहट। शहर के केंद्र में अचानक 2 विशालकाय बवंडर प्रकट हुए जो आकाश और पृथ्वी को जोड़ते हुए प्रतीत हुए, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। शहर के निवासियों के चले जाने के बाद अथर्व को अब कोई आपत्ति नहीं थी। भयानक खिंचाव ने पल भर में नीचे स्थित काले महासागर को आसपास की इमारतों सहित आसमान में खींच लिया। असंख्य विचित्र जानवर हवा में बेताब होकर दहाड़ रहे थे। उनके शरीर निर्दयी हवा के झोंकों से बेरहमी से कट रहे थे, फट रहे थे और कुचले जा रहे थे। ईंटें, लकड़ी के बीम, स्टील। तूफान में सब कुछ चूर चूर हो गया। मारा गया, मारा गया। विहान के बैकएंड में भारी संख्या में एक्सपीरियंस पॉइंट नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई। इस समय रैंक 30 की ओर उनका अनुभव स्तर स्पष्ट गति से 54% से बढ़कर सीधे ऊपर चला गया। 60%, 70%, अंततः यह 77% पर रुक गया। बहुत बढ़िया। यह सचमुच शानदार था। 1 मिनट बाद दुनिया को तबाह करने वाले 2 भयंकर ब्लेड तूफान धीरे धीरे शांत हो गए। कभी चहल पहल से भरा रहने वाला शहर का केंद्र अब एक विशाल बंजर मैदान में बदल गया था। यह लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। एवरलुक क्लॉक टावर के अलावा वहां कोई अन्य सही सलामत इमारत नहीं थी। अगर नरेश सिन्हा और अन्य लोग यह दृश्य देखते तो शायद वे अपने जीवन पर ही सवाल उठाते। क्या यह व्यक्ति शहर की रक्षा करने आया था या उसे नष्ट करने? अथर्व को जरा भी परवाह नहीं थी। जैसे ही भयंकर तलवारों का तूफान शांत हुआ, आसपास मौजूद विचित्र जानवरों की सेना दहाड़ते हुए फिर से आगे बढ़ी। वह घड़ी की मीनार के शीर्ष पर एक देवता की तरह खड़ा था, मानो वह निषिद्ध मंत्रों को नीचे की ओर ऐसे छोड़ रहा हो जैसे वे स्वतंत्र हों। निषिद्ध मंत्र, उल्का वर्षा। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फीली सी। यदि कोई उड़ने वाला या फुर्तीला विदेशी जानवर घड़ी टावर की बाहरी दीवार पर चढ़ने का प्रयास करे, वह निषिद्ध मंत्र, भूकेंद्रीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का प्रयोग करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। उन आत्मघाती साथियों को वापस जमीन पर गिराकर उन्हें उनके साथियों के साथ निषिद्ध मंत्र का बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए मजबूर किया गया। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट। असंख्य विदेशी जीवों की लहरों को मारने के बाद विहान के शरीर से अचानक एक तेज सफेद रोशनी निकली। डिंग! बधाई हो होस्ट, क्लोन विहान ने LV-30 हासिल कर लिया है। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने चैलेंज मिशन द स्ट्रॉन्ग वंस स्विफ्ट एडवांस सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मिशन पुरस्कार, प्रोफेशन और ड्रॉ चांस X1। अथर्व ने एक लंबी सांस छोड़ी
उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। आखिरकार यह पूरा हो गया। एक ही समय पर एवरलुक क्लॉक टावर से कई किलोमीटर दूर एक ऊंची इमारत पर, जो अभी तक प्रभावित नहीं हुई थी, एक दुबली पतली आकृति टूटी हुई खिड़की के पास चुपचाप खड़ी थी। उसने सोने के फ्रेम वाले चश्मे को अपनी नाक पर ऊपर की ओर सरकाया। उसकी निगाहें बारिश में से होकर गुजर रही थीं। वह दूर से घड़ी टावर के शीर्ष पर मौजूद उस आकृति को देख रही थी जो लगातार निषिद्ध मंत्रों का जाप कर रही थी। उसकी आंखें कुछ हद तक चकित थीं। काफी देर बाद उसे होश आया। उसके लाल होंठ थोड़े से खुल गए और वह खुद से कुछ बुदबुदाने लगी। विहान, एसएस क्लास पेशा, आर्कमेज। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह जोरावर नाम का आदमी तुम्हें पकड़ने के लिए इतना जुनूनी था। उसकी आंखों में एक जटिल भावना झलक उठी। अगर अगर 10 साल पहले साइमन सिटी में सचमुच ऐसा कोई शक्तिशाली खिलाड़ी होता, शायद दादाजी, शायद साइमन सिटी को वाकई में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती। उसने आत्मतिरस्कार भरी मुस्कान दी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि ऐसा लग रहा था मानो हवा उसे किसी भी क्षण उड़ा ले जाएगी। यह तो बहुत दुख की बात है। इस दुनिया में कभी कोई अगर नहीं होता। गूंग। घने काले बादलों के बीच से धीमी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। वह स्वर्ग की शक्ति नहीं थी। यह शक्ति के दो महाशक्तियों के टकराव से उत्पन्न ऊर्जा का परिणाम था। आकाश एक भयावह कत्लखाने में तब्दील हो चुका था। सुमेर गुप्ता का शरीर भूत की तरह फुर्तीला था। उनकी प्राचीन लंबी तलवार के प्रत्येक प्रहार से रसातल के दानव कैटफिश के विशाल शरीर पर हड्डियों तक गहरा घाव हो जाता था। लेकिन पहाड़ जितने विशालकाय जीव के सामने ऐसे घाव मात्र खरोंच के समान थे। बूढ़े चेन, मैं आपकी मदद करूंगा। एक तगड़ा गिल्ड मास्टर एक विशाल कुल्हाड़ी लिए हुए दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसका पूरा शरीर लाल सुनहरे रंग की युद्ध ऊर्जा से दमक रहा था और वह आकाश में तेजी से ऊपर उठते उल्कापिंड की तरह था जो जानवर के एक तंतु से जोरदार तरीके से टकरा गया। हालांकि वह दिखने में कोमल सा टेंटेकल बस लापरवाही से फड़फड़ाया। छींटे, स्पष्ट ध्वनि के साथ वह गिल्ड मास्टर अपने चारों ओर की युद्ध ऊर्जा सहित पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया और खून के धुंध में बदल गया। बूढ़ा वांग, एक अन्य गिल्ड मास्टर जो एक जादूगर था, की आंखें लाल थीं। उसने अपना अंतिम मंत्र पढ़ा और खुद को एक वज्रभाले में बदल लिया जिसने आकाश और पृथ्वी को भेद दिया। राक्षस, मर जा। बिजली की गड़गड़ाहट वाला भाला तेजी से दूर चला गया, लेकिन दूसरे तंतु ने उसे सहजता से पकड़ लिया और फिर जोर से निचोड़ दिया। बिजली बुझ गई। पूर्ण सत्ता प्राप्त करने से पहले एक के बाद एक शक्तिशाली हस्तियां लौ की ओर आकर्षित होने वाले पतंगों की तरह थीं। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, फिर भी वे उस जानवर के शरीर पर केवल मामूली झुलसने के निशान ही छोड़ सके। हाँ हाँ हाँ, कितना रोमांचक। इस बूढ़े आदमी की जिंदगी सार्थक रही। एक अन्य गिल्ड मास्टर ने हताशा में बेतहाशा हंसते हुए कहा। उसने सभी बचावों को त्याग दिया, अपनी सारी जादुई शक्ति को एक बिंदु पर एकत्रित किया और सबसे दुखद आत्मविस्फोट का विकल्प चुना। बूम! अंततः एक छोटे पैमाने के ऊर्जा विस्फोट से उस राक्षस के एक टेंटेकल को काटने में सफलता मिली। आकाश से गहरे हरे रंग का खून झरने की तरह बरस रहा था। गहरे समुद्र की दानव मछली दर्द से कराह उठी और गुस्से में दहाड़ मार पड़ी। इसके सैकड़ों तंतु नाचते हुए राक्षसी सांपों की तरह आकाश में बेतहाशा लहरा रहे थे। हर झूले के साथ एक आकृति हवा में ही फट जाती थी। सुमेर गुप्ता ने अपने साथियों को एक के बाद एक गिरते हुए देखा और अंततः उनके आमतौर पर शांत रहने वाले चेहरे पर दुख का एक संकेत दिखाई दिया।
उन्हें पता था कि साइमन सिटी की रक्षा नहीं की जा सकती। पुराने साथियों। उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन स्पष्ट रूप से हर जीवित व्यक्ति के कानों तक पहुंच रही थी। ऐसा लगता है कि आज ही के दिन हमें यहीं दफनाया जाएगा। आप सबके साथ मिलकर लड़ना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है, सुमेर गुप्ता। ज्यादा कुछ नहीं कहना। एक हाथ वाले तलवारबाज गिल्ड मास्टर ने मुस्कुराते हुए अपने खून से सने सफेद दांतों से भरा मुंह दिखाया। चलो, इस दरिंदे को देखने दो कि हम साइमन सिटी के आदमी कायर नहीं हैं। अगले ही पल उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल करते हुए प्रकाश की सबसे चमकदार धाराओं में रूपांतरित हो गए और एक साथ घातक तंतुओं के उस तूफान में घुस गए। घंटाघर के ऊपर अथर्व विहान को नियंत्रित करते हुए भावहीनता से अपनी स्थानिक अंगूठी से जादुई पुनर्प्राप्ति औषधि की आखिरी बोतल गटक गया। नीचे विचित्र राक्षसों की सेना शहर के बाहर से लगातार अंतहीन रूप से आती जा रही थी। असंख्य विचित्र जीवों की घेराबंदी के कारण पूरा घंटाघर पहले से ही हिंसक रूप से कांप रहा था और किसी भी क्षण ढह जाने का खतरा मंडरा रहा था। सिस्टम सूचना भूमिगत आश्रय संख्या 08 नष्ट हो गया है। सिस्टम सूचना भूमिगत आश्रय संख्या 21 नष्ट हो गया है। ठंडे सिस्टम की सूचनाएं लगातार उसके दिमाग में गूंजती रहीं। उन 47 आश्रयों में से केवल अंतिम 12 ही बचे थे। अथर्व को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि इस काल कोठरी के डिजाइनर की इच्छा थी कि सभी चुनौती देने वाले व्यक्तिगत रूप से इस तरह की निराशा और लाचारी का अनुभव करें, जैसे कि दुनिया का अंत हो रहा हो। पर शर्मिंदा, वह सचमुच सहानुभूति नहीं दिखा सकता था। वह न केवल सहानुभूति व्यक्त नहीं कर सकता था, इस समय उनका मूड काफी अच्छा था। इन अनगिनत विचित्र जीवों की सेनाओं के लिए धन्यवाद। उन्होंने सफलतापूर्वक 30वीं रैंक हासिल कर ली थी और सिस्टम के चैलेंज मिशन को आसानी से पूरा कर लिया था। इस काल कोठरी की कठिनाई इसके उचित दायरे से कहीं अधिक थी। मौजूदा विहान के पास भी इसे पास करने का कोई मौका नहीं था। वहां और अधिक समय तक रुकना व्यर्थ था। लेकिन अथर्व ने उस मोटे जनरल के बारे में सोचा जिसने उसके लिए एक घातक हमले को रोकने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उन्हें मृत्यु से पहले आशा और विश्वास से भरी हुई आंखें याद थीं। अच्छा, इसे किसी का एहसान चुकाना समझो। अथर्व ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करके एक आखिरी हताश प्रयास करने का फैसला किया। हालांकि उसने कोई नया कौशल नहीं सीखा था, फिर भी वह 30वें रैंक पर था। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील बर्फ की मुहर और भूकेंद्रीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र दोनों के कौशल स्तर में वृद्धि हुई थी। निषिद्ध मंत्र 1000 माइल आइस सील लेवल 3 पर पहुंच गया। इसका दायरा अधिक था, क्षति अधिक थी और जमा देने वाला प्रभाव अधिक मजबूत था। भूकेंद्रीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र LV2 तक पहुंच गया। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव मूल 10 गुना से बढ़कर सीधे 2 गुना होकर भयावह 20 गुना तक पहुंच गया। यह विहान के लिए भी एक महत्वपूर्ण सुधार था। घंटी टावर के आधार की ओर बढ़ते हुए विचित्र जीवों के नए समूह को देखकर अथर्व मुस्कुराया। उसने घंटी टावर के खतरनाक शिखर से छलांग लगाते हुए विहान को नियंत्रित किया। यह देखकर नीचे मौजूद विचित्र जानवर ने तुरंत उत्तेजित होकर दहाड़ लगाई, अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए इस लापरवाह जादूगर को जिंदा निगलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अगले ही पल विहान के हाथ में मौजूद छड़ी अचानक चकाचौंध भरी बर्फीली नीली रोशनी से चमक उठी। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फीली सील। भनभनाहट। एक भीषण ठंड, मानो एक मूक हिमस्खलन, विहान पर केंद्रित होकर सभी दिशाओं में बेतहाशा फैल गई। LV3 की 1000 माइल आइस सील की रेंज मूल रेंज से कम 3 गुना अधिक थी।
यह जहां से भी गुजरा सब कुछ जम गया। चाहे वे साधारण राक्षसी भेड़िए हों या कठोर कुलीन स्तर के बॉस, वे इस ठंडी धारा द्वारा तुरंत ठोस बर्फ की एक मोटी परत में जम गए और सजीव बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। विहान की आकृति बर्फ की मूर्ति के सिर पर हल्के से जा गिरी। वह एक पल भी नहीं रुका। विचित्र जानवर की बर्फ की विकृत मूर्तियों पर कदम रखते हुए आकाश में युद्ध के मैदान की ओर दौड़ पड़ा। इस समय आकाश में स्थिति पूरी तरह से रसातल दानव कैटफिश द्वारा नियंत्रित कर ली गई थी। मूल टीम में दर्जनों दिग्गज शामिल थे, जिनमें से अब केवल कुछ ही बचे थे, जिनमें सुमेर गुप्ता भी शामिल थे, जो अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आपदा स्तर और नरक स्तर के बॉस, हालांकि कठिनाई स्तर में केवल एक का अंतर है। शक्ति में अंतर एस क्लास प्रोफेशन और एस क्लास प्रोफेशन के बीच की खाई को भी पार कर गया। लेकिन इस बार मैं भी यहाँ हूँ। अथर्व की निगाहें तलवार की तरह तेज थीं। मैंने अभी तक उस तोप के गोले का बदला नहीं लिया है जो तुमने थोड़ी देर पहले मुझ पर दागा था। दूरी लगभग सही देखकर अथर्व ने विहान को नियंत्रित किया, रुका और जप करने लगा। निषिद्ध मंत्र भूकेंद्रीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। रहस्यमय दोहरा प्रकटीकरण। निषिद्ध मंत्र भूकेंद्रीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। क्या आपको लगता है कि आसमान में आप बहुत महान हैं? नीचे आ जाओ कमीने। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। आकाश में मौजूद रसातल दानव कैटफिश को अचानक दो अदृश्य अविश्वसनीय रूप से भारी बल क्षेत्रों ने घेर लिया, जो एक दूसरे पर आरोपित थे। 40 गुना भयानक गुरुत्वाकर्षण बल अचानक नीचे उतर आया। गर्जन। अगाध दानव कैटफिश ने दर्द भरी और गुस्से से भरी दहाड़ मारी। पहाड़ के आकार का उसका शरीर अब अपना संतुलन बनाए रखने में असमर्थ रहा और अनियंत्रित रूप से ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। बूम! इसका विशालकाय पिंड साइमन सिटी से जोरदार तरीके से टकराया। धरती बुरी तरह कांप उठी और अनगिनत इमारतें धमाके के साथ ढह गईं। तभी अथर्व ने पहली बार अगाध दानव कैटफिश की पूरी स्वास्थ्य पट्टी देखी। वह दंग रह गया। अगाध दानव कैटफिश क्रैकन AV40 नरक स्तर का बॉस। स्वास्थ्य 75893128481701। अरे या वाह! 8 मिलियन स्वास्थ्य। यह पहली बार था जब अथर्व ने इतने स्वस्थ बॉस को देखा था। इस प्रकार सुमेर गुप्ता और उनके शीर्ष शक्तिशाली योद्धाओं के समूह ने आकाश में इतने लंबे समय तक जमकर लड़ाई लड़ी थी, और वे इस बॉस को सिर्फ मामूली खरोंच ही दे पाए। अथर्व के होठों का कोना अनियंत्रित रूप से फड़कने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सुमेरगुप्त के नरक स्तर के बॉस के साथ नष्ट होने की अफवाह को संभवतः बाद की पीढ़ियों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। सच्चाई शायद यही थी कि वृद्ध सुमेरगुप्त ने आत्महत्या कर ली थी और अगाध दानव कैटफिश के कपड़ों पर बस थोड़ी सी धूल लगी। अथर्व ने अब और देरी नहीं की और बॉस के गिरने के सदमे से अभी तक उबर न पाने का फायदा उठाया। उसने अपने सभी ठंडे पड़े निषिद्ध मंत्रों को एक ही झटके में इस्तेमाल कर लिया। निषिद्ध मंत्र उल्का वर्षा। निषिद्ध मंत्र 1000 मील की बर्फीली सी। निषिद्ध मंत्र धधकती तलवारों का तूफान। एक क्षण के लिए ज्वाला, पाला और हवा के झोंके, 3 विनाशकारी शक्तियां ने अगाध दानव कैटफिश के विशाल शरीर को पूरी तरह से डुबो दिया। हालांकि दुनिया को हिला देने वाले कौशलों की बौछार के बाद अथर्व ने एक बार फिर बॉस के हेल्थ बार पर नजर डाली। स्वास्थ्य 6,99,312/8481701। अथर्व की आंखें चमक उठीं। संभावना है मैं अब भी नुकसान पहुंचा सकता हूं। अगर मैं इसी तरह इसकी सेहत को धीरे धीरे कमजोर करता रहूं तो शायद मैं इसे मार भी डालूं।
इस समय अगाध दानव कैटफिश का विशालकाय शरीर जमीन पर हिंसक रूप से छटपटा रहा था। इसके सैकड़ों तंतु उन्मादी विशालकाय अजगरों की तरह अपने आसपास की हर चीज पर बेतहाशा प्रहार कर रहे थे। इसके साथ ही पूरा साइमन सिटी बुरी तरह हिल गया। वह पूरी तरह से क्रोधित था। एक नन्ही सी चींटी ने इसे आकाश से नीचे खींचने का साहस किया। यह तो घोर अपमान है। गर्जन। उसने ऐसी दहाड़ मारी जो मानो नरक की सबसे गहरी खाई से आ रही हो। उसकी सारी भुजाएं अचानक सीधी हो गईं और सामूहिक रूप से आकाश की ओर इशारा करने लगीं। अथर्व दंग रह गया, क्योंकि उसने देखा कि अगाध दानव कैटफिश की दहाड़ से उसकी सेहत में कमी आ रही थी। अचानक संख्या 8 मिलियन से बढ़कर 20 मिलियन से अधिक हो गई। क्या क्या हो रहा है? अगले ही क्षण एक अवर्णनीय गहरे बैंगनी रंग का प्रभामंडल, जो इसके केंद्र में था, अचानक पूरे शहर में फैल गया। जहां भी वह प्रभामंडल गुजरा, अंतरिक्ष मुड़ गया और सब कुछ नष्ट हो गया। अथर्व की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जकड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। जब तक उसने प्रतिक्रिया दी, उसकी आंखों के सामने की दुनिया पूरी तरह से उस गहरे बैंगनी रंग में समा गई थी। इंपीरियल कैपिटल एकेडमी, मायरीड मैनिफेस्टेशंस ट्रायल टावर, 11वीं मंजिल। टेलीपोर्टेशन गेट के सामने की रोशनी चमक उठी। शोरगुल भरे और चहल पहल वाले हॉल में विहान की आकृति प्रकट हुई। उसके आसपास छात्र आ जा रहे थे। सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। विहान को नियंत्रित कर रहे अथर्व अभी भी कुछ हद तक भ्रमित होकर वहीं जड़वत खड़े रहे। तभी उसे एहसास हुआ, हे भगवान, क्या मेरी तुरंत मौत हो गई? वह बाहर हो गया। विहान बाहर हो गया। जल्दी देखो, यह शैतान का राजा है। शोरगुल भरी चर्चाओं के बीच नरेश सिन्हा सबसे पहले विहान की ओर दौड़े। उसका हट्टा कट्टा शरीर धूल और खरोंचों से ढका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर किसी आपदा से बच निकलने का उत्साह झलक रहा था। विहान। नरेश सिन्हा की आवाज बेहद तेज थी और उनके शुरुआती शब्दों ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। कैसा रहा? क्या तुमने इसे पार कर लिया? उस आखिरी बॉस का क्या हुआ? क्या तुमने उसे हरा दिया? सवालों की बौछार ऐसे की गई जैसे तोप से लगातार गोले दागे जा रहे हों। उसके चारों ओर अन्य जीवित छात्र भी एकत्रित हो गए। उनकी आशा भरी निगाहें विहान पर टिकी हुई थीं। विहान को नियंत्रित करते हुए अथर्व ने सबकी ओर देखा और शांति से अपना सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने सच्चाई से जवाब दिया। मुझे उस नरकस्तर के बॉस ने पल भर में मार डाला। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आसपास के लोगों ने सामूहिक रूप से खेद की आह भरी। अरे, तो फिर भी काम नहीं किया। यह रैंक 40 का हाई लेवल बॉस है, इसलिए तुरंत मारा जाना सामान्य बात है। अथर्व की दृष्टि नरेश सिन्हा पर पड़ी और उसने बदले में पूछा, आप सबका क्या कहना है? क्या अभयारण्य की रक्षा करने का मिशन भी विफल रहा? यह सुनकर नरेश सिन्हा ने शर्मिंदगी और कड़वी मुस्कान के साथ अपने सिर के पीछे खुजली की और थोड़ा शर्मिंदा दिखाई दिए। इस बारे में बात भी मत करो। कुछ सुरक्षित स्थान मिलने से पहले ही हम जानवरों की अंधी लहर से घिर गए थे। अगर इस मामले में सुरक्षा तंत्र न होता, जो आपकी सेहत शून्य हो जाने पर आपको स्वचालित रूप से बाहर निकाल देता है, तो हम सैकड़ों बार मर चुके होते। उसके बोलते ही उसके बगल में बैठी एक लड़की ने दबी हुई घबराहट के साथ बीच में ही टोक दिया, यह सैकड़ों बार मरने से भी बदतर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग पूरी तरह से ध्वस्त होने वाला है। वह इंस्टेंस डिजाइनर तो सचमुच शैतान है। बिल्कुल,
यह तो हद से ज्यादा चौंकाने वाला है। रैंक 30 का 100 खिलाड़ियों वाला एक इंस्टेंस, जिसमें रैंक 40 का हाई लेवल बॉस भी शामिल है, भला इसे कौन हरा सकता है? मुझे पूरा यकीन है कि इस मामले में सुलझने की कोई संभावना ही नहीं है। दूसरी ओर मुझे लगता है कि शायद हमें सही और स्पष्ट परिस्थितियां नहीं मिली हैं। उदाहरण के लिए, क्या जीवित रहने के लिए ओल्ड सिटी लॉर्ड चेन की रक्षा करना आवश्यक है, या किसी विशिष्ट समय पर एक गुप्त मिशन को पूरा करना? सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और उस मामले की बेहद मुश्किल स्थिति के बारे में शिकायत कर रहे थे। अथर्व उनकी बातचीत सुन रहा था, लेकिन वह अपने मन में किसी और बात पर विचार कर रहा था। हालांकि यह घटना बेहद चौंकाने वाली थी, लेकिन यह कहना ही पड़ेगा कि फिलहाल विहान के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए यह निश्चित रूप से सबसे उपयुक्त पवित्र भूमि थी। अंदर मौजूद विचित्र जीवों की संख्या भयावह रूप से अधिक थी और उनका रैंक आम तौर पर 30 से ऊपर था। जब तक वह सावधान रहता और अंतिम नरक स्तर के बॉस को उकसाता नहीं, तब तक शहर की अग्रिम पंक्ति की रक्षा करने मात्र से ही उसे इतने अनुभव अंक मिल जाते कि उसके हाथ नरम पड़ जाते। यह सोचते हुए उसने सबकी ओर देखा और शादी का प्रस्ताव रखा। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप इसे फिर से चुनौती देना चाहते हैं? उनके अनुसार कुछ और कोशिशों के बाद वे निश्चित रूप से कुछ तरकीबें ढूंढ लेंगे। हालांकि जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पहले जो भीड़ गुस्से में थी, वह पल भर में उन बत्तखों की तरह शांत हो गई जिनकी गर्दनें जकड़ दी गई हों, और हर कोई चुप हो गया। नरेश सिन्हा ने ढोल की तरह अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, मैं अब और नहीं कर सकता, सचमुच नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर घोर निराशा के भाव थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिनों तक हर रात मुझे उस कैटफिश राक्षस द्वारा पीछा किए जाने का सपना आएगा। मुझे वापस जाकर कुछ दिनों तक आराम करना होगा, अन्यथा मेरा दांव हृदय अस्थिर हो जाएगा। मैं उस निराशा की भावना को दोबारा अनुभव नहीं करना चाहता। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं फूड कोर्ट जा रहा हूँ कुछ अच्छा खाने के लिए ताकि मेरा मन शांत हो जाए। सभी ने अपने हाथ हिलाए और पक्षियों और जानवरों की तरह इधर-उधर भाग गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उस तरह की दोहरी यातना, मानसिक और शारीरिक दोनों, एक बार ही काफी थी। यह देखकर अथर्व ने इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। वैसे भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दोबारा इस विवाद में उतरने की योजना नहीं बनाई थी। उस तरह की नीरस और जटिल प्रक्रिया को अगर स्मार्ट कोर एआई द्वारा संभाला जाए तो यह अधिक कुशल होगी। विहान के स्मार्ट कोर एआई को लेवल अप करने और सामग्री जुटाने के लिए एक उदाहरण खोजने की व्यवस्था करने के बाद अथर्व ने अपनी चेतना वापस ले ली और अपने मुख्य शरीर में लौट आया। हालांकि तभी नरेश सिन्हा अपने चेहरे पर जानी पहचानी मुस्कान लिए हुए प्रसन्नतापूर्वक फिर से पास आ गए। विहान, क्या आप संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करना चाहते हैं? आखिरकार हम दोस्त हैं जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है। अगली बार जब ऐसी कोई बेहद मुश्किल स्थिति आएगी तो मैं सबसे पहले आपसे संपर्क करूंगा। अगर आप खाली हों तो चलिए साथ में खाना खाते हैं। मेरी तरफ से बिल। नरेश सिन्हा का कोई और इरादा नहीं था, उन्हें बस इतना लगा कि विहान जैसे बड़े आदमी को जानना एक ऐसी चीज है जिसका दिखावा किया जा सकता है। बाद में उसके पास अपने दोस्तों के सामने शेखी बघारने के लिए भी कुछ होगा। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका सामना ठंडी, उदासीन और कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण निगाहों से हुआ। इस समय अथर्व की चेतना वापस लेने के बाद विहान स्मार्ट कोर एआई के नियंत्रण में शैतान राजा मोड में वापस आ चुका था।
उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और नरेश सिन्हा पर एक ऐसी निगाह डाली मानो वह किसी चींटी को देख रहा हो। उनके सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। मूर्ख मनुष्य, क्या हम करीब हैं? मेरा समय यहां बर्बाद मत करो। उनकी ठंडी और भावहीन आवाज सर्दियों के मौसम में बर्फ में चुभने वाली कुल्हाड़ी की तरह नरेश सिन्हा के दिल में गहराई तक उतर गई। बोलने के बाद विहान ने उसकी ओर दोबारा नहीं देखा, बल्कि मुड़कर सीधे थोड़ी दूर स्थित 5 लोगों के लिए बने एक पोर्टल की ओर चल पड़ा। प्रवेश द्वार पर खड़े शिक्षक ने उसे देखकर ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और उसे सीधे अंदर जाने दिया। विहान की आकृति पल भर में पोर्टल के प्रकाश में गायब हो गई। पूरी प्रक्रिया सुचारू और सहज रही। वहां सिर्फ नरेश सिन्हा ही बचे थे, जो अपनी जगह पर जमे हुए थे। उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी उसके होठों के कोनों पर टिकी हुई थी, जो बेहद हास्यास्पद लग रही थी। उसने धीरे से यंत्रवत रूप से अपना सिर घुमाकर गरिमा की ओर देखा, जो उतनी ही स्तब्ध थी। लू, वरिष्ठ बहन लू। उनकी आवाज में थोड़ी नाराजगी झलक रही थी। विहान, उसके साथ क्या हुआ? कुछ देर पहले तक तो वह बिल्कुल ठीक था, अचानक से वह इतना आक्रामक क्यों हो गया और ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे वह मुझे जानता ही न हो। गरिमा ने नरेश सिन्हा के जीवन पर सवाल उठाने वाले भाव को देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। उसे भी यह बात समझाना नहीं आता था। वह केवल अस्पष्ट रूप से ही कुछ कह सकी। मुझे भी पूरी तरह से यकीन नहीं है। कुछ दिन पहले भी उनका यही रवैया था। मुझे हमेशा ऐसा लगता है। उसके बारे में कुछ अजीब सा है, जैसे उसके 2 चेहरे हों। वैसे भी जब वह उस स्थिति में हो तो उसे उकसाने की कोशिश न करें। दूसरी ओर अथर्व की चेतना उसके मुख्य शरीर में वापस आ गई थी। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका दिमाग लगातार उस पल के अपने पिछले अनुभवों को दोहरा रहा था। वह नरक स्तर का बॉस, अगाध दानव कैटफिश क्रैकन। इसका आखिरी कौशल लगभग पूरी स्क्रीन पर तुरंत मार डालने वाला था, जो पूरी तरह से तर्कहीन था। क्या यह किसी नरक स्तर के बॉस की शक्ति है? सचमुच भयावह। यहाँ तक कि एसएस रैंक भी आर्कमेज अपने आलीशान उपकरणों और असाधारण कौशल के बावजूद विहान उनके सामने चींटी की तरह कमजोर था। हालांकि अथर्व को सबसे ज्यादा समझ में न आने वाली बात बॉस की सेहत थी। उसे पूरा यकीन था कि जब उसने पहली बार क्रैकन की हेल्थ बार देखी थी तो उसकी अधिकतम एचपी स्पष्ट रूप से 8 मिलियन से थोड़ी ही अधिक थी। लेकिन एक जोरदार दहाड़ के बाद अचानक इसकी अधिकतम एचपी बढ़कर 20 मिलियन से अधिक क्यों हो गई? न केवल उसका स्वास्थ्य बल्कि उससे निकलने वाली ऊर्जा भी पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। यह अनुभूति बहुत अजीब थी। भले ही बॉस किसी तरह के उन्माद की स्थिति में आ गया हो, लेकिन आंकड़ों में यह वृद्धि बहुत ही अतिरंजित थी। यह कहानी के अंत जैसा लगा। अथर्व ने अपना सिर हिलाया। कुछ देर तक वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। उसने समस्या के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। सबसे जरूरी काम था उसे अभी अभी मिले इनाम का इस्तेमाल करके क्लोन क्लास का एक नया मॉडल तैयार करना। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी चेतना तुरंत उस परिचित विशाल तारों भरे आकाश में डूब गई। वह विशाल और रहस्यमय घूर्णनशील मशीन चुपचाप उसके सामने तैर रही थी। पिछली बार डार्क नाइट डेमन लॉर्ड था, इस बार कौन सी श्रेणी होगी? अथर्व का हृदय प्रत्याशा से भर गया था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बिना किसी झिझक के रोटरी मशीन पर लगे पुराने बटन को दबा दिया। भनभनाहट। घूर्णनशील मशीन तेजी से घूमने लगी और उसके शरीर पर असंख्य प्रकाश के गोले आकाश में तारों की तरह बहते प्रकाश से जगमगा उठे, जो चकाचौंध करने वाले और मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे।
अंत में एक प्रकाशमय गोला पूरी तरह से नीले रंग का, मानो पूरे सागर को समाहित किए हुए, घूर्णनशील मशीन से निकला और धीरे धीरे उसकी हथेली में आ गिरा। नीला। अथर्व की आंखें पल भर में चमक उठीं। इस तरह के रंग का क्लास और पहली बार दिखाई दिया था। इन कुछ ड्रॉ के माध्यम से अथर्व ने मोटे तौर पर कुछ पैटर्न का पता लगा लिया था। सोना एस रैंक युद्ध वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था, जैसे कि थंडर स्वॉर्ड मास्टर। लाल रंग एस रैंक के लड़ाकू वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था, जैसे कि आर्कमेज और डार्क नाइट डेमन लॉर्ड। बैंगनी रंग एस रैंक जीवन शैली वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था, जैसे कि मायरीड फॉर्म्स डिवाइन क्राफ्ट्समैन। ओएजी। तो यह अभूतपूर्व नीला रंग किस बात का प्रतीक था? अथर्व जब सोच विचार कर रहा था, तभी उसकी हथेली में नीला गोला फट गया। यह एक प्राचीन स्क्रॉल में परिवर्तित हो गया, जो पूरी तरह से तारों की रोशनी और मंत्रों से बना था और चुपचाप उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। उस स्क्रॉल पर धीरे धीरे रहस्यमय पाठ की एक पंक्ति उभरने लगी। बधाई हो मेजबान, आपने यह क्लास चुनी है, अद्वितीय छिपी हुई क्लास, एस रैंक स्वर्गीय शिल्पकार। क्लोन पैनल अनाम। पेशा अद्वितीय गुप्त पेशा, एस रैंक का कारीगर। रैंक LV1। स्वास्थ्य अंक 100/100। माना पॉइंट्स 300/300। शक्ति 15। फुर्ती 12। स्टेमिना 20। मानसिक ऊर्जा 35। कौशल सूची। निष्क्रिय कौशल दिव्य शिल्प कौशल स्तर 1, उच्च स्तरीय नक्काशी प्रतिभा से युक्त। किसी फॉर्मेशन या रून की नक्काशी करते समय सामग्री की खपत 30% कम हो जाती है, नक्काशी का समय 30% कम हो जाता है और सफलता दर 50% बढ़ जाती है। सक्रिय कौशल परंपरा का पालन स्तर 1, 150 माना पॉइंट्स की खपत करता है। स्वयं द्वारा निर्मित किसी भी संरचना की तुरंत प्रतिकृति बना सकता है। पुनः प्रयोग करने पर संरचना बिना किसी सामग्री या समय की खपत के सीधे निर्दिष्ट इकाई या स्थान पर प्रकट होगी। अथर्व ने कौशल विवरण को देखा और समझ गया। एक प्रशिक्षण मास्टर। यह एक बेहद प्रतिष्ठित पेशा था। कुछ मामलों में इसका महत्व रसायन शास्त्रियों और लोहारों के महत्व से भी अधिक था। जादुई हथियारों से लेकर पूरे शहर की रक्षा प्रणाली के निर्माण तक एक फॉर्मेशन मास्टर की भागीदारी अपरिहार्य थी। इसके अलावा दुनिया भर में बिखरे हुए अनगिनत टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि इंपीरियल कैपिटल एकेडमी के चमत्कारी मायरीड मैनिफेस्टेशंस ट्रायल टावर का मूल भाग भी अनगिनत जटिल इंस्टेंस फॉर्मेशन से निर्मित किया गया था। यह कहा जा सकता है कि एक शीर्ष स्तरीय फॉर्मेशन मास्टर का रणनीतिक महत्व अतुलनीय था। यह एक ऐसा घातक हमला था जिसका समाधान असंभव था और जिससे बचाव करना नामुमकिन था। सिस्टम सूचना कृपया अपना एस रैंक बताए क्लोन। ठंडी सी सूचना की आवाज ने अथर्व को उसके विचारों से वापस खींच लिया। मुझे उसका नाम क्या रखना चाहिए? फिर वही सुखद लेकिन परेशानी भरा हिस्सा सामने आ गया। अथर्व के मन में अनगिनत नाम कौंध गए। अंततः एक आकृति उसके हृदय में बस गई। 3 राज्यों के काल में वह महान व्यक्तित्व जिसने सेना का उपयोग देवता की तरह किया और जिसकी रणनीतियां अद्वितीय थीं। उन्होंने आई चिंग के 8 त्रिकोणों से सैन्य रणनीति का अनुमान लगाया, 8 त्रिकोण संरचना का निर्माण किया और शाश्वत प्रसिद्धि प्राप्त की। कविता के ऋषि डू फू ने एक बार एक कविता में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था, उनकी उपलब्धियां तीनों राज्यों में फैली हुई थीं। उनकी प्रसिद्धि 8 त्रिकोण संरचना से मिली थी। नदी के निर्माण के आरेख अभी भी व्यवस्थित हैं और शू के प्रधानमंत्री की विरासत चमकती हुई दिखाई देती है। चलिए, हम उन्हें आर्विक सिंह कहेंगे। अथर्व के होठों पर मुस्कान खिल उठी। सिस्टम सूचना नामकरण सफल।
क्लोन आर्विक सिंह बनाया गया। सिस्टम सूचना, कृपया क्लोन आर्विक सिंह के लिए स्वरूप तैयार करें। चूंकि उसने उसे यह नाम दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी शक्ल प्राचीन काल के उस प्रसिद्ध प्रधानमंत्री से मिलती जुलती होनी ही थी। अथर्व के मन में पिछले जन्म में शिक्षक तांग गुओकियांग द्वारा चित्रित की गई क्लासिक छवि उभर आई। उन्होंने इसे एक ब्लूप्रिंट के रूप में इस्तेमाल किया और सावधानीपूर्वक स्लीपिंग ड्रैगन के एक युवा संस्करण को तराशना शुरू किया। 2 घंटे बाद अथर्व के बेडरूम में एक सफेद रोशनी चमकी। एक आकृति चुपचाप प्रकट हुई। वह नवागंतुक लंबा और पतला था। उसका चेहरा पॉलिश किए हुए जेड जैसा और आंखें चमकीले तारों जैसी थीं। उनकी तलवार जैसी भौहें कनपटी तक पहुंचती थीं। उनकी नाक की हड्डी ऊंची थी और उनकी गहरी, चमकदार आंखें मानो दुनिया की हर चीज को भेद सकती थीं। उनके होठों पर करीने से कटी हुई 2 मूंछें न केवल उन्हें बूढ़ा नहीं दिखाती थीं, बल्कि उनमें विद्वतापूर्ण शालीनता और संयम का स्पर्श भी जोड़ती थीं। उन्होंने एक साधारण लिनेन का चोला पहना हुआ था, फिर भी यह दूर से रणनीति बनाने और हजारों मील दूर युद्ध जीतने के उनके शांत स्वभाव को छिपा नहीं सका। अथर्व ने अपने सामने मौजूद आकृति को देखा, जो किसी टीवी ड्रामा से निकली हुई प्रतीत हो रही थी, और संतुष्टि से सिर हिलाया। यह समान था। बहुत मिलते जुलते हैं। इसमें अभी भी कुछ कमी थी। पंखों वाला पंखा और लंबा चोला गायब है। इस समस्या को हल करना मुश्किल नहीं था। एक विचार के साथ ही अथर्व की चेतना पल भर में आर्विक सिंह के शरीर में समा गई। उसने अपने अंगों को हिलाया और इस बिल्कुल नए शरीर को महसूस किया। इसमें न तो शौर्य की तीक्ष्णता थी, न ही कृष्ण का प्रभुत्व, न ही विहान का विश्वविनाशकारी जादू। लेकिन इस शरीर के भीतर एक अनूठी लय थी जो स्वर्ग और पृथ्वी से संवाद करती थी। अथर्व ने दरवाजा धक्का देकर खोला और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। जैस्मिन अपनी डेस्क पर बैठी हुई थी और इटर्नल नाइट गिल्ड के हालिया मामलों को संभाल रही थी। इटर्नल नाइट गिल्ड की स्थापना के बाद से वह मूल रूप से इसके सभी मामलों, छोटे ब्रेक के लिए जिम्मेदार रही है। व्यस्त होने के बावजूद वह बहुत तेजी से विकसित भी हुई थी। कदमों की आहट सुनकर उसने ऊपर देखा। जब उसने दरवाजे पर खड़े अपरिचित व्यक्ति को देखा, तो उसके चेहरे पर न तो आश्चर्य का भाव आया और न ही सतर्कता का। वह तुरंत खड़ी हो गई, थोड़ा झुककर प्रणाम किया और आदरपूर्वक बोली, प्रणाम स्वामी जी। अथर्व मुस्कुराया। एक राक्षस गुलाम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना सुविधाजनक था। वह चाहे जो भी रूप धारण करे, वे बिना किसी अनावश्यक स्पष्टीकरण के अपनी आत्मा के भीतर गहरे संबंध के माध्यम से उसकी पहचान तुरंत पहचान सकते थे। जाओ और कुछ काम करो। अथर्व कोंगिन को नियंत्रित करते हुए कोमल आवाज में डेस्क की ओर बढ़ा। जैस्मीन तुरंत कागज और कलम लेकर आई और उसके बगल में झुककर खड़ी हो गई, लिखने के लिए तैयार। अथर्व ने कलम उठाई लेकिन कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने जल्दी से सफेद कागज पर रेखाचित्र बनाना शुरू कर दिया। उनकी ब्रश चलाने की शैली सहज थी और पल भर में ही कागज पर एक बहते हुए डिजाइन वाला एक सुंदर सफेद वस्त्र स्पष्ट रूप से उभर आया। इसके तुरंत बाद उन्होंने बेहद खूबसूरती से बनाया गया पंखों का पंखा तैयार किया। इस डिजाइन के अनुसार सबसे अच्छे दर्जी और कारीगर को ढूंढें और उन्हें जल्द से जल्द बनवा लें। अथर्व ने ड्राइंग पेपर जैस्मीन की ओर बढ़ा दिया। हाँ मास्टर। जैस्मीन ने उसे लिया और सावधानीपूर्वक रख दिया। इसके अलावा अथर्व की आवाज रुकी। उच्च कोटि के फॉर्मेशन मास्टर नक्काशी चाकू का एक सेट, वॉइड गेजर स्टोन से पिसी हुई स्याही की छड़ियों का एक डिब्बा और स्टार पैटर्न सिल्क से बुने हुए ताबीज कागज का एक ढेर तैयार करें। अंत में भूमिगत व्यापार बाजार में जाएं और अधिक से अधिक उच्च श्रेणी के सामान प्राप्त करें।
इसमें यथासंभव स्थानिक तत्व शामिल होने चाहिए। गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी उतना ही अच्छा होगा और मात्रा असीमित है। निर्देशों की एक श्रृंखला दी गई। जैस्मीन ने कोई झिझक या सवाल नहीं दिखाया, बल्कि प्रत्येक बात को दृढ़ता से याद कर लिया। यह अधीनस्थ समझ गया है। मैं अब जाता हूं। उसने दोबारा झुककर अभिवादन किया, फिर मुड़ी और फुर्ती से दफ्तर से बाहर निकल गई। अथर्व उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखता रहा। उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। अब उनके पास एक प्रशिक्षक था। सबसे जरूरी काम स्वाभाविक रूप से इटर्नल नाइट गिल्ड मुख्यालय में एक टेलीपोर्टेशन गेट स्थापित करना था जो सीधे एबिस ऑफ मिस्ट से जुड़ सके। गुप्त क्षेत्र। इस तरह शौर्य, कृष और अन्य लोग किसी भी समय आराम करने और रसद की आपूर्ति फिर से प्राप्त करने के लिए लौट सकते थे। अधिक महत्वपूर्ण बात, एक बार टेलीपोर्टेशन गेट बन जाने के बाद इटर्नल नाइट गिल्ड के अन्य सदस्य भी प्रशिक्षण के लिए उस विशाल गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। वहां के अनोखे जानवर उच्च श्रेणी के थे, उनकी संख्या बहुत अधिक थी और संसाधन अत्यंत प्रचुर मात्रा में थे। यह निश्चित रूप से एक ऐसा खजाना था जो कम समय में इटर्नल नाइट गिल्ड की समग्र शक्ति में तेजी से सुधार कर सकता था। जैस्मीन की कार्यकुशलता अत्यंत उच्च थी। महज आधे दिन में वह अथर्व की जरूरत की सभी चीजें लेकर इटर्नल नाइट गिल्ड में लौट आई। विशेष रूप से तैयार किया गया सफेद वस्त्र पूर्वी सागर शहर के सबसे प्रसिद्ध दर्जी द्वारा बेहतरीन क्लाउड ब्रोकेड का उपयोग करके जल्दी से तैयार किया गया था। आर्विक सिंह द्वारा पहने जाने पर इसने अलौकिक अमर ऊर्जा का स्पर्श जोड़ा। पंखों का यह पंखा हिमचील की पूंछ के दर्जनों दुर्लभ पंखों से बुना गया था और इसका फ्रेम 1000 साल पुराने गर्म जेड पत्थर से पॉलिश किया गया था। हाथ में पकड़ने पर यह ठंडा महसूस होता था और मन और आत्मा को शांत कर सकता था। अथर्व कोंगिंग को नियंत्रित करते हुए पंख का पंखा पकड़े हुए था और उसे धीरे से हिला रहा था। अब यह एहसास बिल्कुल सही था। उसने जैस्मीन से सभी कीमती फॉर्मेशन को स्थानांतरित करने के लिए कहा। गिल्ड मुख्यालय के तहखाने में विशेष रूप से खोले गए सैकड़ों वर्ग मीटर के एक गुप्त कक्ष में सामग्री ले जाई गई। सभी को विदा करने के बाद आर्विक सिंह ने भारी स्टील का दरवाजा बंद कर दिया। गुप्त कक्ष में केवल वही रह गया था। उसने गहरी सांस ली और अपनी मानसिक ऊर्जा को उसकी सर्वोत्तम स्थिति में समायोजित किया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक प्रशिक्षण गुरु के दांव को 2 स्कूलों में विभाजित किया गया था। उनमें से एक लेगेसी स्कूल था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है,